दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान को लेकर और वादानुसार बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर क्वेश्चन सेशन है वो तो बहुत शानदार चल रहा है हमारा, लेकिन टॉपिक वाइज कब से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों की जो सारी डिमांड्स हैं स्टडी रेलेवेंट, उन लोगों को उन बातों को एक्सेप्ट करते हुए डागोस मैनेजमेंट के द्वारा ये तय किया गया है कि अब आगे की जो भी क्लासेज आपकी होंगी वो टॉपिक वाइज आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी। और आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि जो भी टॉपिक फैकल्टी यहाँ पर डिस्कस करेंगी वे सारे के सारे टॉपिक आपके आईएएस से लेकर के तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदेमंद रहने वाले आप लोगों के लिए। आज दोस्तों जो हमारा जो सेशन रहेगा, जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और क्या प्रमुख प्रकार के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, उन्हें तमाम चीजों को देखते हुए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। कमल शर्मा जी सब लोगों को नमस्कार, कनु सैनी, मोनिका स्वामी, हेमलता जिंगर, तूफान चौधरी सब लोगों को नमस्कार, सब लोगों को नमस्कार दोस्तों। और चूंकि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हम स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन तमाम बातों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों आज अपन। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे आप लोग। दोस्तों एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, एक महत्वपूर्ण किताब, एक महत्वपूर्ण कानूनों का संग्रह है जिसे अपन जानते हैं भारत के संविधान के नाम से। यही भारतीय संविधान की मूल प्रति, जिसकी तस्वीर, जिसकी पिक्चर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और ये बेहतरीन तस्वीरें भारतीय संविधान सभा से रेलेवेंट, भारतीय संविधान सभा से रेलेवेंट कुछ प्रमुख तस्वीरें आप लोगों के सामने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। आप लोग यहाँ पर पंडित नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाइनली अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए, और तमाम बड़े लोग, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये संविधान सभा का एक शानदार पिक्चर। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि पढ़ी हुई चीजों के बजाय जिन चीजों को हम देखते हैं वे चीजें लॉन्ग टर्म तक हमें याद रहती हैं। तो इसी कड़ी में आज स्टार्ट करते हैं अपन पहला टॉपिक, संविधान सभा। संविधान सभा के पहले की अगर मैं कहानी के बारे में बात करूं आप लोगों के साथ, तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं। और भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जब अपन पढ़ते हैं तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों को लेकर दोस्तों अपन चर्चा करते हैं। इन बिटवीन 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद चर्चा करते हैं अपन 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद अपन बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एक ऐसे संगठन का निर्माण किया गया जो कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार की, दोस्तों ये चाल मानी जाती है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये प्रयास माने जाते हैं कि कहीं न कहीं भारतीय समुदाय, भारतीय जनमानस में जो ब्रिटिश शासन के प्रति एक अविश्वास उत्पन्न हो गया था, एक असंतोष उत्पन्न हो गया था, उस असंतोष को दूर करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। वो एक अलग बात है कि उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से फिर बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष, ऐसे तमाम क्रांतिकारी नेता निकले जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देते हुए इस हमारे आधुनिक हिंदुस्तान की नींव रखी। और लंबे समय से जिन गुलामी की बेड़ियों में हिंदुस्तान जकड़ा हुआ था, जिन गुलामी से हम लोग जी रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके 15 अगस्त 1947 को फाइनली फिर हिंदुस्तान आजाद हुआ। दोस्तों अब देश तो आजाद हो गया, लेकिन उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन किस प्रकार से किया जाए दोस्तों, उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया और उस संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। दोस्तों चर्चा करते हैं अपन। और एक महत्वपूर्ण बात और मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि ये जो पहला टॉपिक है संविधान सभा, यहां से दोस्तों कंसेप्चुअल अप्रोच के बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं।
इस टॉपिक से मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन बनते हैं वो फैक्ट आधारित क्वेश्चन बनते हैं, तथ्यात्मक क्वेश्चन यहां से ज्यादा बनते हैं दोस्तों। वे सारे तथ्यात्मक क्वेश्चंस को लेकर अपन आज चर्चा करेंगे, उन तमाम फैक्ट्स को लेकर अपन चर्चा करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि अगर ये सारे कंटेंट अगर आप लोग आत्मसात कर लेते हैं, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं आप लोग, तो बहुत कम संभावनाएं रहेंगी। मैं 100% आपको गारंटी नहीं देता, और 100% दोस्तों गारंटी अगर कोई आदमी देता है तो वो अपनी जगह सही नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई शाश्वत सत्य अगर है, अगर कोई परफेक्ट है, तो वो भगवान को माना जाता है, और अपन उसके द्वारा बनाई गई छोटी सी कृति है, अपन इंसान है। तो मैं 100% दावा नहीं करता। बाकी ये आप लोगों के साथ कहना चाहूंगा मैं कि अगर ये सारे कंटेंट आप लोग आत्मसात कर लेते हो तो शायद ही भारतीय संविधान सभा से संबंधित, भारतीय संविधान से संबंधित कोई क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का गलत होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, किस प्रकार के क्वेश्चन अब तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से बने हैं और किस प्रकार से ये संविधान सभा की कहानी प्रारंभ होती है दोस्तों। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और संविधान सभा के संदर्भ में दोस्तों अगर अपन बात करें, आप लोगों से कहना भी चाहूंगा मैं कि जहां कहीं भी आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आप लोग फील कर रहे हैं तो वहां पे आप लोग बताते चले जाइएगा। फर्स्ट जो फैक्ट दोस्तों यहां से मिलता है, फर्स्ट जो फैक्ट है वो अपन संविधान सभा के संदर्भ में पढ़ते हैं कि सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार है वो ब्रिटेन के हेनरी मैन के द्वारा दिया गया दोस्तों। वापस से संविधान सभा का जो विचार है वो सबसे पहले ब्रिटेन के हेनरी मैन के द्वारा दिया गया दोस्तों। उसके बाद की अगर अपन बात करें तो आधुनिक काल में पहली संविधान सभा, आधुनिक काल में पहली संविधान सभा अमेरिका का फिलाडेल्फिया सम्मेलन था। याद कीजिए दोस्तों, जब भी अपन संविधान के संदर्भ में बात करते हैं और आधुनिक काल के लिखित संविधान के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो आधुनिक काल का जो पहला संविधान है वो अमेरिका का संविधान है दोस्तों। 1787 में 1787 ईस्वी में इसी फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बेसिस पे अमेरिकी संविधान का निर्माण किया गया दोस्तों। अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया। फिर अगर अपन बात करते हैं तो फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के द्वारा 1789 से लेकर 1791 के बीच में फ्रांस के संविधान की रचना की गई, फ्रांस के संविधान का निर्माण किया गया दोस्तों। अब भारत के संविधान का निर्माण भी, भारत के संविधान का निर्माण भी भारतीयों के द्वारा निर्मित एक संविधान सभा के द्वारा किया गया दोस्तों। इसकी कहानी क्या है, उस कहानी को लेकर अपन चर्चा करते हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों तो भारत शासन अधिनियम 1919 की जो उद्देशिका थी उसमें ये प्रावधान किया गया था कि भारतीय संविधान के निर्माण का जो उत्तरदायित्व है वो ब्रिटिश संसद का रहेगा। लेकिन इसके पहले की कहानी के बारे में अगर मैं चर्चा करूं कि सबसे पहला व्यक्ति वह कौन था जिसके द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की गई, वह पहला व्यक्ति कौन था? तो 1895 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की सबसे पहले मांग की गई दोस्तों। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना है कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसके द्वारा की गई, तो संविधान सभा की सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई दोस्तों। यहां पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी दोस्तों। अब पहली मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। उसके बाद के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। 1906 में 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में 30 दिसंबर
1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। थोड़ा सा कनेक्ट करना चाह रहा हूं मैं संविधान सभा से रेलेवेंट जो हिस्टोरिकल, जो महत्वपूर्ण इंसिडेंट्स है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको लेकर भी अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। 1907 ईस्वी में 1907 में 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाता है सूरत में, और जिसकी अध्यक्षता की जाती है रास बिहारी घोष के द्वारा। रास बिहारी घोष के द्वारा उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो दलों में बढ़ जाता है। तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन और उसकी अध्यक्षता की जाती है रास बिहारी घोष के द्वारा। इसके ठीक 2 साल बाद 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम अस्तित्व में आता है। लॉर्ड मार्ले उस वक्त भारत सचिव हुआ करते थे और मिंटो उस वक्त वाइसराय हुआ करते थे। दोस्तों 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिमों को सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे इनिशियल स्टेज पर मानने से इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं आज भारत और पाकिस्तान जो 2 देश है दोस्तों, उन 2 देशों की जो नींव है वो इसी 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से पड़ी। इसके बाद की कहानी की अगर अपन चर्चा करते हैं तो 1914 में 1914 ईस्वी में 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। पहले विश्व युद्ध, जिसके तात्कालिक कारण के संदर्भ में अगर अपन चर्चा करें तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है सर्बिया में, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कंटेम्परेरी रीजन बनता है, तात्कालिक कारण बनता है। 1915 ईस्वी में 1915 में महात्मा गांधी ब्रिटेन से भारत लौटते हैं। 9 जनवरी 1915 जिसे अपन भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तमाम बेहतरीन जो जानकारी है। इसके बाद अगर अपन चर्चा करें तो 1916 ईस्वी में 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन आयोजित होता है, और उस लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से वापस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकजुट हो जाती है। अब वहां से भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि उस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। दोस्तों इसी 1916 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक समझौता होता है, और उस समझौते में सांप्रदायिक आधार पर जो प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था उस मांग को स्वीकार कर लिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, जो ऐतिहासिक भूल साबित हुई, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम अस्तित्व में आता है, और मॉन्टेग्यू भारत सचिव होते हैं उस वक्त, और चेम्सफोर्ड वाइसराय होते हैं। इस अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन है वो पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी जाती है। द्वैध शासन की स्थापना, डायरकी, द्वैध शासन की स्थापना कर दी जाती है। केंद्र में विधानमंडलों की स्थापना की जाती है, केंद्रीय विधानसभा राज्य परिषद का गठन किया जाता है। इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है दोस्तों कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे उनकी जांच के लिए 10 वर्ष बाद
10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। दोस्तों 1920 से लेकर 1925-26 के बीच में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती हैं। वो आपका चोरी चोरा कांड हो सकता है, वो आपका काकोरी कांड हो सकता है। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए जिस आयोग के गठन का प्रावधान 10 वर्ष बाद के लिए किया गया था, उस आयोग का गठन 8 वर्ष बाद कर दिया जाता है। इन बिटवीन महात्मा गांधी के द्वारा 1922 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की जाती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की जाती है। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की और साथ ही महात्मा गांधी ने क्या कहा दोस्तों कि स्वराज्य ब्रिटिश संसद की देन नहीं होगा, स्वराज्य ब्रिटिश संसद की देन नहीं होगा, वह भारत की पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगा। ये बात कही गई महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों 8 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाता है 1927 में, और उस आयोग के अध्यक्ष होते हैं सर जॉन साइमन। उन्हीं की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया जाता है, जिसे साइमन आयोग के नाम से अपन जानते हैं। दोस्तों साइमन आयोग के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रावधान कि ये 7 सदस्यीय आयोग था। ये 7 सदस्यीय आयोग था और इन 7 सदस्यों में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। एक ऐसा आयोग जिसके द्वारा उस अधिनियम की विशेषताओं के संदर्भ में, उस अधिनियम के प्रभावों के संदर्भ में जांच की जाएगी, और उस आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं। दोस्तों जैसे ही 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग बंबई पहुंचता है तो चारों ओर विरोध किया जाता है। साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, जगह जगह काले झंडे दिखाए जाते हैं। इतना भयंकर विरोध क्यों? इसी वजह से दोस्तों इसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। जब इतना विरोध चारों ओर से भारतीय जन समुदाय का देखा तो सर जॉन साइमन और तत्कालीन भारत सचिव जो थे, उस वक्त दोस्तों भारत सचिव कौन थे? जब साइमन आयोग भारत आया उस वक्त भारत सचिव कौन थे? बर्कन हेड उस वक्त भारत सचिव थे। तो सर जॉन साइमन और बर्कन हेड दोनों ने भारतीयों को चैलेंज किया, चुनौती दी। और चुनौती क्या थी दोस्तों कि या तो जिस संविधान का निर्माण, जिन कानूनों का निर्माण ब्रिटिश सरकार के द्वारा आपके लिए किया जा रहा है, उस हिसाब से आप लोग शासित होइए, उस हिसाब से जो शासन चलाया जा रहा है उसमें आप लोग खुश रहो, मस्त रहो। और अगर आप लोगों को लगता है कि इसके बेटर संविधान का निर्माण हो सकता है तो आप लोग करके दिखाओ। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज दे दिया गया बर्कन हेड और सर जॉन साइमन के द्वारा। भारतीयों को ये चुनौती दे दी गई कि आप लोग संविधान बना के दिखाइए। 17 मई 1927 के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया और इसी प्रस्ताव का परिणाम था दोस्तों नेहरू रिपोर्ट। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, जो चैलेंज बर्कन हेड और सर जॉन साइमन ने दिया था, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे अपन नेहरू समिति के नाम से जानते हैं। और फाइनली जब 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश की गई तो उस रिपोर्ट को देखकर सर जॉन साइमन तथा बर्कन हेड चौंक जाते हैं कि हाउ इंटरेस्टिंग,
हमने तो सोचा ही नहीं था कि भारतीय लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए। अब दोस्तों, उस नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख प्रोविजंस क्या थे, प्रमुख प्रावधान क्या थे और किस प्रकार के क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, उस संदर्भ की अगर अपन बात करें तो इस नेहरू रिपोर्ट के प्रावधानों के संदर्भ में अगर अपन चर्चा करें तो पहला प्रावधान था कि भारतीयों के द्वारा निर्मित यह पहला संविधान था। इट वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द इंडियंस। भारतीयों के द्वारा निर्मित पहला संविधान, निर्मित प्रथम संविधान। भारतीय संविधान की रूपरेखा पेश की गई, ड्राफ्ट पेश किया गया इसके द्वारा। अगर अगले प्रावधान की मैं बात करूं तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान भी इस नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत किया गया दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख भी था इस नेहरू रिपोर्ट में। कहीं ना कहीं आप लोग सोच रहे होंगे कि जो तमाम बिंदु हैं, ये जो तमाम प्रावधान हैं, ये तो वर्तमान भारतीय संविधान में भी हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों आप लोग। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी किया गया नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत। संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान भी था। और महत्वपूर्ण बात कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रोविजन भी रखा गया इस अधिनियम के अंतर्गत, इस नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत। याद रखिए दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, क्योंकि ये जो तमाम प्रावधान हैं, तमाम ये जो बातें हैं, एज इट इज इनको भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। इस वजह से नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है दोस्तों। अब आगे की कहानी के बारे में अपन चर्चा करें। जैसे ही नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, उस नेहरू रिपोर्ट के तदुपरांत सर जॉन साइमन वापस लंदन लौट जाते हैं और दिसंबर 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन आयोजित किया जाता है। और दोस्तों, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है अब की बार सीनियर नेहरू नहीं, जूनियर नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। दो महत्वपूर्ण बातें इस लाहौर अधिवेशन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहां से बनता है कि इस अधिवेशन के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। दूसरा, यह घोषणा की गई कि प्रति वर्ष, एवरी ईयर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया भी गया और तदुपरांत कंटिन्यू हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो एक देश के दो स्वतंत्रता दिवस तो हो नहीं सकते। इस वजह से जब देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाने लगा और अपन पढ़ते हैं कि संविधान बनकर जब 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, तो इस 26 जनवरी की तिथि का महत्व बनाए रखने के लिए फिर देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसके बाद की कहानी अपन देखते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। पूना पैक्ट के संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं और 1934 में, 1934 में, 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है दोस्तों। 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय, M.N. रॉय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की जाती है। अगला फैक्ट जो यहां से बनता है दोस्तों, वो बनता है कि 1935 में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की।
1935 में कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की। 1938 के संदर्भ में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सार्वजनिक वैश्विक मतदान के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की गई दोस्तों। अब भारतीयों की अगर अपन बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की, महात्मा गांधी के द्वारा मांग की गई, एम.एन. रॉय के द्वारा मांग की गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी आधिकारिक रूप से मांग कर दी। उसके बाद 1938 में पंडित नेहरू ने प्रपोजल रखा कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे पहली बार कब स्वीकार किया गया दोस्तों? ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से 8 अगस्त 1940 एम.एन. रॉय के संदर्भ में दोस्तों अगर अपन बात करें तो वही एम.एन. रॉय जिनके द्वारा 1925 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारतीय साम्यवादी दल का गठन किया गया था, एम.एन. रॉय मानवेंद्रनाथ रॉय के द्वारा। 8 अगस्त ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिनलिथगो, उस वक्त दोस्तों वायसराय थे, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा पहली बार इस बात को स्वीकार किया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की प्रतिनिधि सभा के द्वारा किया जाएगा। लेकिन एक जो शब्द जिसके कारण उस वक्त संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया दोस्तों, और वो था जिसमें मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। अब मुख्यतः भारतीय लोग होंगे, इससे क्या मतलब है दोस्तों? कि कुछ और लोग भी संविधान सभा के सदस्य होंगे, और कहीं ना कहीं इसी बात से एग्री नहीं थे दोस्तों, इसी बात से कहीं ना कहीं एग्री नहीं थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स, अन्य दलों के बड़े लीडर्स। उन्होंने कहा कि जब संविधान का निर्माण भारत के लिए हो रहा है, भारतीय लोगों के लिए हो रहा है, तो उसमें और दूसरे लोगों का होने का क्या मतलब है, और मना कर दिया उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से। इसके बाद की कहानी क्या है दोस्तों, उस संदर्भ में अगर अपन चर्चा करें तो 22 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आता है, और क्रिप्स मिशन के अंतर्गत ये प्रपोजल था कि निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव जो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। दोस्तों यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि विंस्टन चर्चिल कौन सी पार्टी से थे? तो कंजर्वेटिव पार्टी से थे दोस्तों विंस्टन चर्चिल उस वक्त। खैर, इस क्रिप्स मिशन के द्वारा एक प्रपोजल भारतीयों के समक्ष रखा जाता है, और वो प्रपोजल किस संदर्भ में था दोस्तों? 1939 में 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी, ब्रिटिश सत्ता ये चाहती थी कि अगर भारतीयों का सहयोग हमें मिल जाता है तो इस विश्व युद्ध की स्थिति में हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। प्रपोजल रखा गया स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश शासन की, ब्रिटिश सरकार की मदद की जानी चाहिए। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, फटाफट हिंदुस्तानियों को आज़ादी प्रदान कर दी जाएगी, फटाफट आपको फ्रीडम प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आपके लिए संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, और उस संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगा दोस्तों। महात्मा गांधी ने तो इस क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी कि ये तो एक दिवालिया बैंक का चेक है जो कभी कैश करवाया ही नहीं जा सकता।
जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े लीडर्स के द्वारा जब इस प्रपोजल को मना किया गया, स्वीकार नहीं किया गया, तो असफल होकर क्रिप्स मिशन वापस लंदन लौट जाता है। दोस्तों आगे जब अपन चर्चा करते हैं तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, अगस्त 6 and 9 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान के दो महानगर हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 महानगर हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए जाते हैं। दोस्तों लिटिल बॉय और फैटमैन नामक 2 परमाणु बम गिरा दिए जाते हैं और दोनों के दोनों जो महानगर थे जापान के, वो लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, विध्वंस हो जाता है उन दोनों महानगरों का। और इन परमाणु बमों की जो विध्वंसता है उसका आकलन अपन इस प्रकार से कर सकते हैं, इस बात से कर सकते हैं कि आज भी अगर कोई नई बच्चे का जन्म वहां पर होता है तो वो फिजिकली हैंडीकैप्ड पैदा होता है, विकलांग पैदा होता है, दिव्यांग, आजकल हमारी भारत सरकार के द्वारा नया शब्द दिया गया है, दिव्यांग पैदा होते हैं वो लोग। सोच के देखिए दोस्तों, 1945 में इस्तेमाल किए गए जो परमाणु बम थे वो अगर इतनी विध्वंसकारी थे, तो आज अगर कोई 2 देश इन परमाणु हथियारों के साथ अगर आमने सामने होता है तो पूरा विश्व समुदाय चिंतित हो जाता है। दोस्तों कभी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी कोरिया आमने सामने होते हैं, कभी संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान एक दूसरे के आमने सामने होते, कभी भारत पाकिस्तान, कभी भारत चाइना एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और जब जब भी 2 परमाणु शक्ति संपन्न देश आमने सामने होते हैं तो पूरे विश्व समुदाय की चिंता बढ़ जाती है। दोस्तों फाइनली जैसे ही दोनों जो हिरोशिमा व नागासाकी विध्वंस होते हैं, जापान सरेंडर कर देता है और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी जाती है, यूएनओ की स्थापना कर दी जाती है। और इस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो यह रहता है कि अब आने वाले निकट भविष्य में कभी एक और विश्व युद्ध का सामना विश्व समुदाय को ना करना पड़े। दोस्तों जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1918 में, तो उस वक्त भी राष्ट्र संघ नामक एक संगठन का गठन किया गया था। दोस्तों लेकिन वह राष्ट्र संघ मुश्किल से 20-21 साल ही दूसरे विश्व युद्ध को रोक पाया। लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो लगभग 75 साल इस संगठन की स्थापना को हो गए। अब तक हम लोग तीसरे विश्व युद्ध से बचे हुए हैं। और किसी विचारक ने अपनी बड़ी बेहतरीन कल्पना इस संदर्भ में पेश की है कि या तो चौथा विश्व युद्ध होगा नहीं, और अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो वो पत्थरों से लड़ा जाएगा। दोस्तों और वास्तविकता भी है, अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है कि अगर 2 देश जो परमाणु शक्ति संपन्न आमने सामने अगर होते हैं तो पूरा विश्व समुदाय एक विश्व युद्ध के समक्ष चला जाएगा। और जब इस प्रकार का विश्व युद्ध होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों खैर वापस आते हैं अपन संविधान सभा के टॉपिक से रिलेवेंट। दोस्तों जैसे ही 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होता है, 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं और विंस्टन चर्चिल जो वहां के प्रधानमंत्री थे वो चुनाव हार जाते हैं। लेकिन अगली जो सरकार बनती है वहां पर, वो सरकार बनती है क्लीमेंट एटली की। क्लीमेंट एटली मजदूर दल के नेता थे। दोस्तों लेबर पार्टी के नेता थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते ही अनाउंस करते हैं कि जल्द ही हिंदुस्तान को आजाद किया जाएगा और उसके संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दोस्तों एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि अभी वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। तो टैली कीजिए इन चीजों को आप लोग। अब दोस्तों इसी क्लीमेंट एटली सरकार के द्वारा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है।
इस कैबिनेट मिशन के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो ये 3 सदस्यीय था दोस्तों। पैथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, जो उस वक्त भारतीय मामलों के मंत्री हुआ करते थे। दूसरे एवी अलेक्जेंडर जो नौवहन विभाग के मुखिया थे, और तीसरे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे दोस्तों। अपन कह सकते हैं, और याद करने के हिसाब से भी ये ट्रिक बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, कि इस कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीय आजादी का पास भारतीयों को भिजवा दिया गया। P फॉर पैथिक लॉरेंस, A फॉर एवी अलेक्जेंडर, S फॉर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो भारतीय संविधान के निर्माण के संदर्भ में पास समझ लीजिए, भारतीय आजादी का पास समझ लीजिए, वो है आपका कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, एवी अलेक्जेंडर जो नौवहन विभाग के मुखिया थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स। दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहां से एक, जो आप लोग नोट में देख पा रहे होंगे, कि कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना है दोस्तों, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना है कि संविधान सभा का गठन किस पर्टिकुलर मिशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया। उसमें क्रिप्स मिशन का जिक्र भी आपको मिलेगा, कैबिनेट मिशन का जिक्र भी आपको मिलेगा, 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम का प्रावधान भी वहां पर आपको मिलेगा, तमाम बातें। तो इसका सही जवाब होगा संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया दोस्तों। इसका निर्वाचन प्रांतीय विधान मंडलों के निम्न सदन, अपन चर्चा करेंगे जब संसद का टॉपिक पढ़ेंगे, जब राज्य विधानमंडलों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। अगर भारतीय संसद के संदर्भ में अपन बात करें तो भारतीय संसद के 2 सदन दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को अपन निम्न सदन के नाम से जानते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। तो प्रांतों के जो निम्न सदन है, जिसे अपन विधानसभा के नाम से जानते हैं, तो उन निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा अब पद्धति कौन सी रहेगी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, और उसमें एकल संक्रमणीय मत के द्वारा उन संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा दोस्तों। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत आकर विभिन्न नेताओं से वार्ता की, विचार विमर्श किया, और 16 मई 1946 को एक घोषणा की, और उसी घोषणा को अपन कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसके अनुसार भारत में नए संविधान का त्रिस्तरीय आधार बनाया गया। त्रिस्तरीय आधार बनाया गया, और त्रिस्तरीय आधार की अगर अपन बात करें तो पहला है भारत संघ, दूसरा ब्रिटिश भारत, जहां पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा डायरेक्टली शासन किया जा रहा था, और तीसरा देशी रियासतें। दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। बहुत बार आप लोग अलग अलग जगह पढ़ते हैं कि संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है वो 389 निर्धारित की गई थी। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि ये 389 का जो आंकड़ा है ये आया कहां से? ये 400 भी हो सकते थे, 200 भी हो सकते थे, 300 भी हो सकते थे, ये 389 ही क्यों आया दोस्तों? आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि उस वक्त हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है वो लगभग 40 करोड़ थी, अप्रोक्सीमेट 40 करोड़, और इस वजह से प्रति सदस्य को लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि हर सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व ही करेगा। कोई 8 लाख भी हो सकता है, कोई 7 लाख भी हो सकता है, कोई 12 लाख भी हो सकता है, लेकिन लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा दोस्तों। ऐसा प्रपोजल रखा गया, ऐसा प्रपोजल पेश किया गया। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग चाहे तो, नोट्स बनाने में आप लोगों के काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस संदर्भ में, कि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े होंगे, भारत और पाकिस्तान। उन्होंने अस्वीकार कर दिया था कि नहीं, विभाजन नहीं होगा इस संदर्भ में। अब कुल सदस्य संख्या दोस्तों 389,
इस 389 में से 296 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत से 296। अब इस 296 के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे दोस्तों, और 4 जो सदस्य थे वो 4 चीफ कमिश्नरेट क्षेत्रों से। अब 4 चीफ कमिश्नरेट क्षेत्रों के बारे में अगर मैं बात करूं तो उस वक्त 4 चीफ कमिश्नरेट कौन कौन से थे? चार चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र आगे चर्चा करेंगे, लेकिन बता देता हूं मैं आप लोगों को एक बार। 4 चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र, आज जैसे यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे आज हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक उसी प्रकार से चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र हुआ करते थे। एक ट्रिक के माध्यम से भी आप इसे याद रख सकते हैं ABCD के हिसाब से। A फॉर अजमेर मेरवाड़ा, A फॉर अजमेर मेरवाड़ा जो आपके राजस्थान से था। B फॉर बलूचिस्तान, और दोस्तों बलूचिस्तान कहां है अभी? पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। C फॉर कुर्ग जो अभी कर्नाटक में स्थित है, और D फॉर दिल्ली जो अभी भी यूनियन टेरिटरी है, अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है। ये 4 चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र दोस्तों, पहला अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा बलूचिस्तान जो अभी पाकिस्तान में है, तीसरा कुर्ग जो अभी कर्नाटका में है, और चौथा दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नरेट प्रांत दोस्तों। तो 296 सदस्य जिनमें से 292 प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरेट क्षेत्रों से। शेष जो 93 सदस्य हैं दोस्तों वो देसी रियासतों से होंगे, वो मनोनीत किए जाएंगे, वहां के राजा महाराजाओं के प्रतिनिधि होंगे वो, या राजा महाराजा खुद होंगे दोस्तों। अब कैबिनेट मिशन के द्वारा 3 वर्ग बना दिए गए दोस्तों, इनके 3 क्लास बना दी गई। बहुत कम बुक्स में, बहुत कम जगह इस प्रकार का कंटेंट आप लोगों को मिलेगा दोस्तों, कि 3 प्रकार के वर्ग भी डिसाइड किए थे कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। अगर पहले वर्ग के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें शामिल थे आपका मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, ब्रार तथा उड़ीसा, और यहां से कुल 187 सदस्य संविधान सभा में थे दोस्तों। 187 मेंबर संविधान सभा में थे, और इन 187 सदस्यों में से 167 जो सदस्य थे वो सामान्य सीट से थे, जनरल सीट से थे, और 20 मुस्लिम सदस्य थे। यहां से ये स्थान आरक्षित किए गए थे दोस्तों। ख वर्ग था, उसमें आपका पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और आपका सिंध, और यहां से कुल 35 सदस्य संविधान सभा के सदस्य थे, जिनमें से 9 सामान्य, 22 मुस्लिम और 4 सिख। गै वर्ग की अगर मैं बात करूं तो बंगाल और असम, और यहां से कुल 70 सदस्य थे, जिनमें से 34 सामान्य, 36 मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन होना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चार चीफ कमिश्नरेट क्षेत्रों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, आपका दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटक और बलूचिस्तान। दोस्तों एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अजमेर मेरवाड़ा से कौन सदस्य संविधान सभा के सदस्य बने, तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव, मुकुट बिहारी लाल भार्गव संविधान सभा के सदस्य रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपन आगे चर्चा करते हैं अपन। थैंक यू सो मच, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चर्चा करते हैं अपन कि 4 जो प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र थे वो आपका दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग कर्नाटका और बलूचिस्तान। शेष बातें दोस्तों अपन कल करते हैं आगे के, और जुड़े रहिए आप लोग। भारतीय संविधान के हर टॉपिक को अपन बिल्कुल डेप्थ में जाकर पढ़ने वाले हैं, और उम्मीद करता हूं कि अगर इस प्रकार का कंटेंट आप लोग पढ़ लेते हैं तो यूपीएससी आरपीएससी एग्जाम में भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है दोस्तों। और इस डागुर चैनल के माध्यम से हर पर्टिकुलर फैकल्टी दी बेस्ट कंटेंट देकर के आप लोगों को लाभान्वित करने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।